हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम यूनिकन्स। तो जैसे कि अभी तक हम एस्टेट 2022 के अभी तक हमने 115 तक के अपने जो क्वेश्चन हैं हिंदी के वो कवर कर लिए हैं। लेवल 2 का ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू करते हैं डेली सोल्व। और पीवाईक्यू भी हम पीवाईक्यू की तरीके से नहीं करते हैं, यानी कि नॉर्मली हमें जो है पीवाईक्यू एक मॉक टेस्ट के तौर पे नहीं करना है कि जैसे मैंने बता दिया है कि इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है और आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पीवाईक्यू जो है करने की एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। सही स्ट्रैटेजी का मतलब है, पीवाईक्यू करने का मतलब है कि मॉक टेस्ट के तौर पे ना करके हमें उस क्वेश्चन को भी देखना है कि हर क्वेश्चन जो है पूरे क्वेश्चन में क्या चीज़ बोल रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट है। और हमें जो है फिर उसके ऑप्शंस को भी देखना है कि उसके ऑप्शंस में क्या बात बोल रखी है, उनके ऑप्शंस को भी हमें जो है पढ़ना पड़ता है। यानी कि क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरीके से करेक्ट तरीके से पढ़ना है, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, फैक्ट्स है, उसको आपको ग्रहण करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन अपनी क्लास का दे ही दिया है, तो फटाफट से आप सभी इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जो प्रीवियस क्लासेस है इस क्लास को देखने के बाद उनको ज़रूर देखिएगा और चैनल पे विजिट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप सभी सीडीपी की भी इस तरीके की क्लासेस चाहते हैं या फिर किसी दूसरे जो सब्जेक्ट है उसकी भी इसी तरीके की क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आपको करवाई जाएंगी। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिए, आपके लिए फ्रीली ये कमेंट बॉक्स दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के हमारी क्लास का है ये वाला कि शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय हम सभी को पता है कि प्रत्यय जो है हमारा बाद में लगकर जो है अर्थ में परिवर्तन कर देगा। जैसे कि इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रत्यय हटने के बाद जो मूल शब्द है उसका एक मीनिंगफुल जो अर्थ है वो रहना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल जो अर्थ है वो रहना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगेगा और उपस्वर्ग जो है वो आपका जो है पहले लगेगा। ठीक है, शब्द के पहले उपस्वर्ग लगता है और शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है और जुड़ के कुछ नया अर्थ प्रदान करता है। अगर उसको हटा दिया जाएगा तो भी मूल शब्द का एक सार्थक अर्थ होगा। अब देखते हैं ई प्रत्यय नहीं है तो जानक प्लस में ई जानकी, तो जानक प्लस में ई जानकी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते जैसे गांधारी, तो गांधार प्लस में आपका ई कर देंगे हम तो आपका गांधारी हो जाएगा। तो पार्वती को देखेंगे तो सार्थक अर्थ हमें पर्वत मिलेगा और ई लगाकर हमारा पार्वती हो जाएगा। पर चांदनी जो है उसमें आपका चांद होना चाहिए। चांद ही एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है, चांदन कोई सार्थक अर्थ प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो चांद जो है प्लस में नी एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड वाला है यही करेक्ट होगा क्योंकि नहीं पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के फूल किसकी कृति है? तो अशोक के फूल, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, ये जो है एक निबंध तौर पर लिखा गया है, निबंध तौर पर लिखा गया है और ये जो है इसकी विधा निबंध है एक तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने लिखा है। हरिशंकर प्रसाद ने भोलाराम का जीव लिखा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। काफ़ी प्रसिद्ध है इनका भोलाराम का जीव। और ये जो है क्या लिखा गया है, कौन सी विधा में लिखा गया भोलाराम का जीव, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल लिखे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। संगत चीज़ देखनी है हमें, यानी कि जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो देखना है प्रत्यय को लेकर। तो इसमें बोल रखा है तृच जो प्रत्यय युक्त शब्द है वो कौन सा है? तो इसमें यहाँ पे बता रखे हैं जो अनुष्ठाता है, अधिष्ठता है और उपभोक्ता में जो है तृच प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका करेक्ट होता है, बाकी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं हम। कायाकल्प उपन्यास के लेखक हैं। तो कायाकल्प जो उपन्यास है उसके लेखक प्रेमचंद हैं। और प्रेमचंद ने और कौन कौन से जो उपन्यास है वो लिखे हुए हैं मुझे बताइएगा। कुछ उपन्यास अभी मेरे जो स्मृति शक्ति उसमें है, जैसे कि गोदान हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, इसके साथ और भी बहुत उपन्यास हैं इनके। तो लगभग कितने उपन्यास इन्होंने, मेरे ख्याल से लगभग 11 उपन्यास लिखे थे प्रेमचंद ने। तो कायाकल्प भी उसमें से एक ही है, ये ध्यान रखना है आपको। उपन्यास यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, प्रेमचंद की जो टोटल कितने उपन्यास और किस तरीके से। अगली जो कक्षा होगी उसमें प्रेमचंद के उपन्यास को लेकर मैं जो है ऐड कर दूंगी ताकि हमारा ये प्रश्न भी यहाँ से ना छूटे। तो अगली क्लास को भी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से कैसे चीज़ें करनी है और याद भी रहे आपको। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन पर और इसमें बता रखा है, इसमें बोल रखा है कि कविता की कुछ पंक्तियाँ दे रखी है और बता रखा है कि इसके जो राइटर है वो कौन सा होगा, हमें बताना है।
छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहली बात आपको पता रहना चाहिए, ये जो है गोपाल दास नीरज जो है उसके द्वारा लिखी गई है। और इनकी कविता का नाम क्या है? इनकी कविता का नाम है कुछ सपनों के मर जाने से। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, पर इनका टाइटल है कुछ सपनों के मर जाने से, ये बात ध्यान रखनी है। और किन्होंने लिखी है? गोपाल दास नीरज ने लिखी है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको जो है पंक्तियां ना देकर नॉर्मल पूछ लिया जाए कि कुछ सपनों के मर जाने से किसने लिखा है? गोपाल दास नीरज ने लिखा है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। रस के संदर्भ में असंगत कथन हमें चुनना। असंगत कथन चुन तो लेंगे, पर हमें उस असंगत कथन को सही करके भी तो अपनी समझन शक्ति में ऐड ऑन करना है। तो उसको भी मैंने सही करके यहाँ पे लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं हम, रस का अस्वाद लौकिक है, यानी कि जो रस का जो अस्वाद है वो लौकिक है, जबकि रस अलौकिक है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रस का जो अस्वाद है वो लौकिक है, यानी कि हम जो भी रस, जैसे कि हमने कोई नाटक देखा या फिर कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं हम, तो पढ़ने के बाद जो हमें रस की प्राप्ति होती है, रस की अनुभूति होती है, जो हमारे भाव, जैसे अगर मानो कोई इमोशनल सीन आ रहा है तो हमारे आंखें आंसू से भर जाती है, मन में ऐसा होता है अभी रो देंगे हम। तो ये जो अनुभूति हो रही है ये अस्वाद है और ये लौकिक है, ठीक है, ये संसारिक है। जो चीज़ें हम देख रहे हैं जिससे ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो अनुभव हो रहा है ये एक संसारिक है, लौकिक है, हमारे आसपास का है। जबकि रस अलौकिक है, जबकि जो हमारे अंदर जो ये रस उत्पन्न हो रहा है, जिस वजह से उत्पन्न हो रहा है कि उस मूवी में जो चीज़ें चली हुई थी उस टाइम पे हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उसका जो कथानक है वो बिल्कुल अलग लिखा गया है, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। उसकी मौसी मर रही है उस मूवी में, तो हमारा उससे क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो वो रस अलौकिक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब जो है यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है लोकोत्तर चमत्कार। लोकोत्तर चमत्कार क्या होता है? सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा। इससे पहले मैं बाकी पॉइंट को कवर कर देती हूँ। बाकी पॉइंट में नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रखा है, इसमें बोल रखा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति। ये जो है आचार्य जो भरत मुनि हैं उनके द्वारा जो है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने, आपको ध्यान रखना है, जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया था। और इसमें सबसे पहले जो रस निष्पत्ति जो सूत्र है वो दिया गया था, और उसकी व्याख्या अलग अलग जो रचनाकार हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से की है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगली वाली जो बात कह रखी है इन्होंने, ये आपको कैसी लग रही है? करेक्ट लग रही है, नहीं लग रही है? ये चीज़ मुझे बताओ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मुझे लग रही है। जो एस्टेट ने जो आंसर की दी है उसके अनुसार मुझे थोड़ी सी इसमें जो है गड़बड़ी लग रही है। और 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जो है चेक करके आपको बताती हूँ। इसमें मुझे इसलिए गड़बड़ी लग रही है जो अगले वाला पॉइंट है, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि जो रस है, नाटक जो है, नाटक में शोक एवं दुख की घटनाएं आई हैं, तो उसको पढ़ने के बाद आनंद की जो अनुभूति होती है वही रस है, ऐसा बोला है। अब ये मान के चल सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है। इन्होंने ऐसा इसलिए बोला होगा कि इसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर, भाई जब तक हमें नाटक को पढ़ के अगर हमें कुछ अनुभव ही नहीं होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा नाटक, और हम ऐसे ही स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा हो सकता है इसको लेकर बोला गया हो। पर शोक की जो अनुभूति होती है वो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो इसलिए जो है इसको लेकर थोड़ा सा फिर हमें यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है। पर नाटक में अगर ये चीज़ हो रही है तो आनंद की अनुभूति जो है हम रस का स्थायी भाव ना मानकर नॉर्मली हम मान सकते हैं कि हमें खुशी मिल रही है, हमें देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो सकता है। अब जैसे लोकोत्तर जो है, लोकोत्तर चमत्कार क्या होता है? लोकोत्तर चमत्कार का अर्थ होता है कि अलौकिक या फिर असाधारण जो घटना है, जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, दुनिया से परे है, उसके बारे में बात की गई हो, लोकोत्तर चमत्कार ऐसा होता है। तो अगर हम देखिए, अन्य ज्ञान से जो शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार है, यानी कि बिल्कुल इससे अलग होना ही। पर आपको ध्यान रखना, जो रस है, रस का प्राण क्या होता है? लोकोत्तर चमत्कार होता है। लोकोत्तर चमत्कार क्या है? रस का प्राण होता है, पर ये इस जगत से परे होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम जो है इसको ये नहीं बोल सकते कि ये जो है शून्य रहित होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है ज्ञान वगैरह, तो इसको लेकर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, लोकोत्तर चमत्कार जो है रस का प्राण है। अब रस की बात हो ही गई है तो एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, रस को लेकर जो स्थायी भाव मैंने अभी चर्चा में मैंने जो बात की है, तो इसके जो स्थायी भाव मैंने लिख दिए क्योंकि पूछे जा सकते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है रीतिकाल भी इसी से रिलेटेड करके है, क्योंकि उसमें श्रृंगार रस प्रधान है तो रीतिकाल इसीलिए रखा गया उसका नाम। हास्य रस जो है आपको ध्यान रखना है वो हास हो गया उसका स्थायी भाव। करुण जो है शोक जो है वो स्थायी भाव हो गया। रौद्र यानी गुस्सा आ रहा हमें, है ना, रौद्र रूप होता है शिव जी का, तो क्रोध होता है, तो इससे हम नॉर्मली याद रख सकते हैं। वीर रस उत्साह, अगर हम वीर रस प्रधान कोई भी कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में, जैसे कि झांसी की रानी को पढ़ते हैं, तो हमारे मन में ऐसा होता है कि हम कुछ कर जाएं, कुछ भी कर जाएं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातें मोटिवेशन की दे दूँ एस्टेट को लेकर, तो आपको ये हो जाएगा कि आज ही एस्टेट का पेपर फाड़ के आ जाए, है ना। तो वीर रस जो है वो उत्साह हमारे अंदर बढ़ाता है। भयानक रस जो है भय पैदा, जब हमें पढ़ने के बाद या फिर सुनने के बाद, देखने के बाद जब हमें भय की अनुभूति होती है तो भयानक रस होता है। जुगुप्सा जो होता है विभत्स रस होता है, यानी कि देखकर घृणा टाइप आती है, तो वो हो जाएगा आपका। और आपका अद्भुत रस जो है विस्मय का बोध जब हमें होता है, कुछ अलग सा लगता है, तो अद्भुत रस है। और शांत रस निर्वेद जो होता है वो आपका स्थायी भाव, निर्वेद जो है इसका शांत रस है। अब अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मत सुनियत है कंगना के झनकारे। ये जो पंक्ति है किसकी है, ये आपको ध्यान रखना है। रजनी बीती भोर भयो है, यहाँ पे जो है चर्चा की गई है कि इस तरीके से जो गोकुल था उस टाइम पे गोकुल में क्या क्या चीज़ें होती थी कि रजनी, यानी रजनी जो है रात का पर्यायवाची है, तो रात बीत चुकी है, दिन आ चुका है, भोर आ चुका है, दिन आ चुका है, उजाला हो चुका है, तो किस तरीके से घर के जो दरवाजे हैं वो खुल गए हैं, गोपियाँ दही मत रही हैं और उनकी बहुत मधुर जो ध्वनि उनके कंगनों की दही मत्ते हुए वो सुनाई दे रही है। तो मीराबाई ने उसका जिक्र किया है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें आपको ध्यान रखना है मीराबाई का बहुत ही प्रसिद्ध जो ये कौन सा उसमें ये कहाँ से अवतरित है, ये भोर और बरखा से अवतरित है, भोर और बरखा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, भोर और बरखा किसने लिखा है, मीराबाई ने लिखा है, भोर और बरखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2-3 बार मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि याद हो जाता है फिर से हमें, है ना। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है, तो इसमें 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न थी और इसको दूर मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है। आई होप मैं आपको भी समझा सकूँ। सबसे पहले युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, युयुत्सु बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसका जो है युयुत्सा क्यों नहीं बोलते हैं, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें समझना पड़ेगा। युत्सु का मतलब है युद्ध करने की इच्छा, यानी कि मेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो रही है ना, इच्छा। तो यहाँ पर युद्ध करने की अगर इच्छा है या फिर इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं बोलेंगे, इच्छा रखने, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, तो वो जो युत्सा है, युयुत्सु है। युयुत्सा का क्या होता है, सा, जहाँ पीछे आ की मात्रा आ रही है। इसमें क्या, युद्ध के प्रति व्यक्ति की आंतरिक इच्छा, यानी कि मेरे अंदर अगर इच्छा आ रही है, एक होता है युद्ध करने की इच्छा होना और एक होता है मेरे अंदर स्पेशली युद्ध करने की इच्छा आ रही है, युद्ध करने के इच्छुक व्यक्ति जो होगा वो युयुत्सा जो है उसके अंदर आ जाएगा। और युयुत्सु के अंदर क्या होगा, केवल युद्ध करने की इच्छा। जब ये स्पष्ट हो जाए कि युद्ध करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर ही है तो ये वाला पॉइंट आता, पर अगर नॉर्मली बोला जाता है कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाला है या फिर उसके अंदर इच्छा है, तो वो जो है ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो विजिक्षु जो है वो भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आ रखे हैं तो हमें इनको भी करेक्ट करते हुए चलना है। विजिक्षु जो है वह जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसको बोला जाता है, और मुमुक्षु जो है वो मरने की इच्छा रखने वाले को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से किसमें सु जो उपसर्ग है वो नहीं है। नहीं हमें ध्यान से देखना और सु उपसर्ग पहचानना है कि वो नहीं है। सबसे पहली बात, हम बाकियों को देख लेंगे, 3 ऑप्शन को देख लेंगे कि जिसमें सु लगा हुआ है तो बाकी तीसरे जो चौथे वाला को अपने आप हट जाएगा। जैसे स्वच्छ है, स्वच्छ का अगर हम विग्रह करते हैं तो सु प्लस में अच, ठीक है, तो वो स्वच्छ बन जाता है। सवसित जो है उसको देखते हैं तो सु प्लस में अस्ति, तो अस्थि जैसे सूर्य अस्त, इस तरीके से अस्थि एक जो अपने आप में क्या है, एक सार्थक शब्द है। स्वलभ जो है उसमें सु प्लस में अलप जो है स्वलभ है। ये संधि करने के बाद जो है ये परिवर्तित हो जाते हैं। स्वस्थ को देखेंगे तो सव प्लस में जो है सस्त जो है वो आएगा, तो इसलिए यही वाला हमारा अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा की रचना को लेकर प्रश्न जो है यही सेम प्रश्न जो है पूछा गया था PYQ 2021 में, तो इसलिए बोला जाता है PYQ कर लेना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। PYQ 21 में पूछा गया था, चाहे आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लो, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। बस क्वेश्चन किस तरीके से था, उसमें बोला गया था मेरे
बचपन के दिन जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि मेरे बचपन के दिन जो है कौन सी विधा में लिखी गई है, तो ये एक संस्मरण है, ये भी ध्यान रखना है, और महादेवी वर्मा ने लिखी है। ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं हम, बड़े घर की बेटी जो है प्रेमचंद ने लिखी है, बड़े घर की बेटी, और ये कहानी है। अब देखो माटी वाली जो है, इसको लेकर भी पिछली बार जो है PYQ 2021 में पूछा गया था। देखो अगर PYQ कर लेते तो क्या होता है, मेरे बचपन के दिन हमें बिल्कुल देखते पहचान में आ जाता। अगर माटी वाली जो ऑप्शन हमें ध्यान रहता तो हमें पता रहता है कि विद्यासागर नोटियाल जो है उन्होंने लिखी है माटी वाली। ठीक है, तो ये भी एक कहानी है, और अपराजिता भी एक कहानी है। जो अपराजिता है वो गौरपंथ शिवानी ने लिखी है, गौरपंथ शिवानी। अब देखो ये भाई किसी पंथ से संबंधित थी शिवानी, इस तरीके से याद कर सकते हैं, और इसीलिए उस पंथ में लड़ाई झगड़े वगैरह होते थे, तो वो अपराजिता यानी कि वो हारेगी नहीं, ठीक है, पराजित नहीं होगी, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। याद करना अब यही है, याद करना इतनी सारी कहानियों को कैसे कर सकते हैं और इतनी सारी चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, जब हम उसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के चलेंगे तो ही तो याद होगी। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अगला प्रश्न है। इसमें देखो प्रमाणिक जो है हम सोच लेते हैं ऐसे लिखते हैं, नहीं, प्रमाणिक में आ भी आएगा, ये ध्यान रखना, यही मिस्टेक हुई थी। आगमी जो है इसका अर्थ था आने वाला, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, इसी तरीके से लिखा जाएगा। अभी जाते हम इस तरीके से लिख देते हैं, और कई बार बुक्स में भी इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। कई बार क्या है, मैंने क्लास 12 हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा ही लिखा देखा, तो मुझे भी डाउट हो गया। पर अभिजात जो है इसका शुद्ध रूप है, आपको ध्यान रखना, अभिजाते नहीं होता, अभिजात जो है शुद्ध रूप है। हम दुराव्यवस्था बोल देते हैं, इसीलिए हम ऐसा लिखा ही सही मानते हैं, पर अगर हम बोलना जो है सही कर देंगे तो लिखना भी सही कर देंगे। दुर्वस्था जो है इसका सही होगा, ये ध्यान आपको रखना, दुर्वस्था आ नहीं आएगा, दुर्वस्था। और अभिजात्य में जो है इस तरीके से ये बाद में नहीं आएगा, अभिजात्य में अभिजात आएगा, अभिजात ही करेक्ट है, अभिजात, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1968 में मिला, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सुमित्रा नंदन पंत उनको मिला 1968 में। कौन सी रचना को लेकर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जो है आपका चिदम्बरा जो है उसको लेकर मिला है, और बहुत सारी इसकी कहानियां वगैरह इसमें जो है संकलित कर दी गई थी, तो चिदम्बरा को लेकर मिला है, चिदम्बरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये किसने लिखा है, यानी कि किसकी पंक्ति है? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, यानी कहाँ कहाँ भटक रहे हैं हम जहाँ पर हैं वही ईश्वर है, या फिर वही एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, उसके बारे में बोल रखा है। तो ये कबीर ने बोला है, कबीर का दोहा है। इस वीडियो के इस क्लास के लास्ट में हम जो रैदास है और दादू हैं, दादू दयाल, उनकी जो प्रसिद्ध जो बार बार रिपीटेड पंक्तियाँ हैं वो भी देखेंगी, मैंने इंक्लूड कर दिए ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात मैंने बता दी है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, तो ये जो है कबीर की पंक्तियाँ हैं। जैसे उनके दिन फिरे जो है हरिशंकर जो परसाई है उनके द्वारा लिखा गया है, और ये एक कहानी संग्रह है। तो विधा भी ध्यान रखनी है, जैसे उनके दिन फिरे। हरिशंकर परसाई जो है आपको ध्यान रखना है भाई, वो बहुत ज़्यादा व्यंग्यार्थक जो चीज़ें हैं वो लिखा करते थे, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। और हम मान के चल सकते हैं कि इस जो कहानी संग्रह में भी उन्होंने व्यंग्य किया होगा, कि उन्होंने याद करने के लिए बोल सकती हूँ कि हरिशंकर परसाई जो है वो कहते हैं कि जैसे उनके दिन फिरते हैं तो उनको अपनी असलियत सामने आ जाती है, उनको पता चल जाता है। तो ये इस तरीके से याद कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा रहेगा? तो असंगत जो विकल्प है वो एस्टेट ने यही वाला बता रखा है। अब ये वाला मैंने सर्च करके देखा तो मुझे एग्जैक्ट यही चीज़ शो हो रही है कि इसको हम संधि करके भी हमारा यही बनेगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये सही है या नहीं है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी मैंने बता दिया है कि भुष्मा जो है वो कैसे है, भू प्लस में उष्मा। भू को आपको पता है कि बड़ा ऊ की मात्रा ही आती है, और ये जो है दीर्घ संधि हो जाती है, जब ऊ प्लस में ऊ होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब कृपाचार्य जो है वो कृप प्लस में आचार्य है, तो यहाँ पे जो है ये भी दीर्घ संधि है, पै के नीचे जो है हमारा ए आ जाएगा, उसका प्लस में अगले वाले आ का जो है मिलान करेंगे तो ये बन जाएगा। अब देखो गुरु, इसका जो है ये भी यण संधि के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें ये जो है पेन ही चलना बंद हो गया। ये गुरु में जो ये
इसमें जो ऊ लगा हुआ है वो हमारा ही ऊपर के साइड चला जाएगा मात्रा के तौर पे, तो हमें पता है वो आधा हो जाता है यंश संधि में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम सभी के सामने ये रहा, इसमें बोल रखा है भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में होता है। तो ध्वनि सिद्धांत जो है उसका प्रयोग जो है आपको ध्यान रखना है प्रत्यामानार्थ जो है उसके रूप में होता है। अगला प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। एक बात ध्यान रखनी है कि एक ना एक प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न तो इस चीज़ से पूछे ही जा रहे हैं लगातार, और ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने जैसे बताया था कि PYQ कौन सा रिपीट हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और हमें इससे पता चलता है कि PYQ करने कितने इंपॉर्टेंट है। कम से कम कुछ नंबर तो हमारे सेव होते हैं। PYQ 2021 का बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सेम बोल सकती हूँ। उसमें पंक्तियाँ जो है हमें अलग से नीचे दे रखी थी। आप देखो इसमें बोलेगा अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये अलग से पूछा जा सकता है। PYQ में ये सेम क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट नहीं हुआ था। PYQ में मैंने जो रैदास जो ऑप्शन में दे रखा था उसमें मैंने ये पंक्तियां बताई थी, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट इस तरीके से बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर ऑप्शन आ गया ना तो ऑप्शन वाला भी हमें करके जाना है कि उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ है। हालांकि PYQ में जो है जो हमारा दादू दयाल की आई थी पंक्तियाँ या कबीर की पंक्ति आई थी, तो इसलिए मैंने बाकी जो है मल्लुक दास की बता दी थी पंथ से रिलेटेड इनकी पंक्ति। मल्लुक दास की तो नहीं थी पंथ से रिलेटेड, दादू दयाल की पंथ से रिलेटेड थी, ठीक है। कबीर दास की ऑलरेडी पूछी हुई थी। अब देखो रैदास की क्या है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, एक तो ये है। दूसरी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछी जाती है, रैदास की है। आगे बढ़ती है, कौन सा शब्द जो है यंत्र संधि का उदाहरण नहीं है। यंत्र संधि को पहचानने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, ये आपको दिखाई देगा कि उसमें जो है बीच में कहीं ना कहीं जो है आधा जो है यानी कि स्वर रहित हमें दिखाई देगा, यानी कि स्वर रहित व्यंजन वगैरह जो है हमें दिखाई देगा इसमें। और जहाँ पर भी आधा, जैसे कि आधा तय हमें फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है, इसमें आधा वय दिखाई दे रहा है ना, और ये जब हमें दिखाई देगा स्वर रहित तो उसके बाद जो है यह होगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो जैसे कि आधा तय और आगे ये यह हो गया है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर व्यू ये यह हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक में भी आधा तय और यह है। सदैव में ऐसा नहीं है, और सदैव जो है सदा प्लस में एव करेंगे तो ये आ और ये ए बन के ये वृद्धि संधि जो है ये बनाएगी हमारी। आगे देखते हैं विजन का अर्थ। विजन को देखते ही हमें ऐसा लगता है कि दृष्टि संबंधित कुछ बात हो रही है, क्योंकि विजन जो है हम देखते हैं कि ये स्पेशल एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन का वर्ड हम कह सकते हैं, बट विज़न एक नॉर्मली भी हम विज़न को बोल सकते हैं कि कुछ दृश्य हमें दिखाई दे रहा है ना। पर अगर यहाँ पर हम वह चिड़िया जो किसने लिखी है, केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से उससे पूछा गया है, वह चिड़िया जो किसने लिखी है, चिड़िया जो ये लिखी है केदारनाथ अग्रवाल। इसलिए कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से चीज़ें करना। यहाँ से एक और प्रश्न हमारा कवर हो रहा है, और आप देखोगे अगली जो अपना 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एज इट इज़ ये चीज़ पूछी हुई है। इसलिए बोलती हूँ हमें क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरीके से करना है, अच्छी तरीके से डिटेल में करना है। विजन का अर्थ अगर हम देखें तो वो उस कविता के अनुसार जो है सुनसान सा जो वन होता है उसके बारे में बोला है कि चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि उसे एकांत निर्जन या फिर सुनसान जो स्थान है उसे बहुत प्यार है, इसके बारे में बोल रखा है। आगे बढ़ते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यास। एक तो बात ये यहाँ पे साफ होती है कि बाण भट्ट की आत्मकथा क्या एक उपन्यास है, तो इसकी विधा हमें पता चलेगी ये क्या है, ये उपन्यास है। इसके लेखक के बारे में बात करें तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम सोचते हैं बाण भट्ट है तो बालकृष्ण हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट लग रहा है इस तरीके से, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा और विधा उपन्यास है। मेरे संग की औरतें एनसीईआरटी बुक से ही पूछा गया है, मृदुल गर्ग जो है उनके द्वारा जो है लिखी गई है, और ये कहानी विधा है, ये भी ध्यान रखना है। मेरे संग की औरतें मृदुल गर्ग, ठीक है। गर्ग किस तरीके से याद करेंगे इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, मेरे संग की औरतें। अब भाई औरत अपने आप को गर्ल ही समझती है, गर्ल समझती है ना, तो गर्ल से गर्ग,
ठीक है, गल से गर्ग हो जाएगा, गल से गर्ग, ठीक है। इस तरीके से हम थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। मृदुल गर्ग ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, मतंग किस शब्द का पर्याय है? मतंग मुनि भी सुना होगा आप सभी ने। तो मतंग जो है वो हमारा सूरज वगैरह नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मतंग जो है हाथी, हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? मतंग होता है। तो हाथी के जितने पर्यायवाची हैं वो कर लेते हैं हम। गायंद हो गया, मदकल हो गया, ठीक है, करी हो गया, मदकल यानी कि जो मिट्टी में रहते हैं, मदकल हाथी, ठीक है। हाथी ही हो गया, हाथी को गज भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। कुंजर कहते हैं, कुंजर, द्वीप और वितुंड। वितुंड तो हमें इस तरीके से वक्रतुंड जो होते हैं गणेश जी को बोलते हैं, तो वितुंड उनसे याद रह सकता है क्योंकि उनके जो है हाथी का जो सिर लगा था इस तरीके से। तो ये हस्ती और कुंजर, द्वीप, कुंजर और द्वीप, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो ये हाथी के। सूरज के जो है पर्यायवाची आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपके जो है 2021 के PYQ में जो है मैंने बताया था। मैं बता देती हूँ, सविता, इसका जो था सविता था, दिनकर है, भास्कर है, जितने भी जैसे दिनकर, भास्कर, जागरण तो नहीं है, दिनकर, भास्कर, जितने न्यूज़पेपर होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो सूरज के और भी थे, आप सभी मुझे बताइए। जैसे आदित्य हो गया, और भी बहुत सारे हैं ऐसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य क्या होता है? तो वाच्य जो है उसके 3 जो प्रकार हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब कृतवाच्य क्या होता है? कृतवाच्य जो है जिसमें जो क्रिया के होने का, जब हम क्रिया के होने का जब उस पर असर जो है कर्ता का दिखाई देता है तो वो कृतवाच्य हो गया। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, आपको ध्यान रखना है। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, और इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? ने, जो अगर कई बार जो है ने लगा हुआ विभक्ति चिन्ह जो है ने कर्ता के साथ लगा हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी। क्रमवाच्य जो है उसमें केवल और केवल सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया नहीं होगी। यानी कि हमें जो है उसके साथ साथ एक तो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है तो आपको ध्यान रखना है को या फिर द्वारा जो है विभक्ति चिन्ह पक्का 100% मिलेगा, आपको पक्का 100% मिलेगा, ठीक है। तीसरा भाववाच्य, भाववाच्य में जो है अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक। साथ ही साथ वहाँ पर जाना जो है, ये धातु जो है उससे ही बनी हुई जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो हमें वहाँ पे नजर आएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। देखो, इन दोनों को पहचानना बहुत ईजी है क्योंकि इसमें 100% चीज़ें लग रही है। अब जो चीज़ नहीं इन दोनों में, यानी कि वाक्य में ये दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो कृतवाच्य ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये समझ सकते हो। बस ध्यान रखना है, कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक क्रिया दोनों है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि रोगी से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर जो भाववाच्य हो जाएगा। एक तो जैसे काम कोई भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है, नहीं किया जा सकता, मतलब किया नहीं जा रहा है उस व्यक्ति से, तो वो जो है उसके भाव प्रकट हो रहे हैं कि उससे वो चीज़ नहीं हो रही है ना, तो भाव हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ आ गया हमारा। दूसरी चीज़ जाना से, जाना मैंने कहा था जाना धातु से बनता है, तो जाता ये जाना से बना है ना, तो रोगी से चला नहीं जाता है। राम से चुप नहीं बैठा जाता, जाता जाना से बना है, ठीक है, इस तरीके से हो गया भाववाच्य। अब देखते हैं, सीता द्वारा गाना गाया गया। द्वारा, द्वारा जो है हमें पता है ये जो है अकर्मक क्रिया के अंदर आता है, सॉरी ये हमें पता है कि द्वारा जो सकर्मक क्रिया के अंदर आता है, और वाच्य का जो है क्रम वाच्य हो जाएगा क्योंकि द्वारा मैंने कहा था 100% क्रम वाच्य में द्वारा और को जो है वो आते हैं। अब कृतवाच्य क्या, डाकिया डाक वितरित कर रहा है, कोई ना कोई उसका काम जो है, कर्ता को कोई ना कोई काम दिखाई दे रहा है कि डाकिया क्या कर रहा है, डाक जो वितरित कर रहा है, तो कृतवाच्य हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इतना इंपॉर्टेंट जो हमारा ग्रामर का टॉपिक होता है वो देखो मैंने एक क्लास में कितने सारे टॉपिक करवा दिए है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, मैंने जैसे बोला था सूर्य जो है उसको हम सविता जो है, सविता वैसे लड़की का नाम रख देते हैं, पर सविता जो है सूर्य का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। पुल्लिंग शब्द पूछ रखा है यहाँ पर, इसलिए देखो सविता दे दिया। सविता हमें लगता है भाई बहुत सारे जो है बच्चों का नाम रहता है, लड़की का नाम रहता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये तो जो है पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना, तो ये गलती नहीं करनी है। तो ये जो है इन्होंने पुल्लिंग पूछा था, यही देखकर अगर आपने PYQ किया था तो PYQ से आपका एक ये चीज़ तो हो गई है ना, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता और ये वाला क्वेश्चन में भी हमें हिंट लग जाती है ना, तो यही तो इंपॉर्टेंस होती है PYQ की अगर हम डिटेल में करते हैं तो। अब देखो, सरिता जो है, सरिता नदी को बोला जाता है, सरिता हमारे यहाँ पर जो है लड़कियों का नाम भी रखा जाता है, तो नदी जो है उसको बोला जाता है सरिता।
विनीता जो है, विनीता स्त्री से संबंधित है, स्त्री को विनीता बोला जाता है। दुहिता, दुहिता बेटी को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना, दुहिता जो है बेटी को बोला जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है। महाभारत की काल यानी महाभारत के काल की पृष्ठभूमि को लेकर जो अभी वर्तमान में जो भी चीजें चल रही हैं एज इट इज महाभारत जैसी, उसको चित्रित करने वाली कौन सी कृति है, कौन सी रचना है। तो महाभारत के बाद एक पहली बार उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई जो है वो अंधा युग है। अंधा युग ये आपका यूजीसी नेट के सिलेबस से जो है एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अंधा युग उसमें जो है डाली गई है, कामायनी भी डाली गई है ना, तो इसलिए। अब देखो अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती ने लिखी है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखी है। अब अंधा युग क्यों लिखी है, देखो युग की बात हो रही है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि महाभारत काल के आधार पर जो लिखी है, काल को युग बोलते हैं इस तरीके से। महाभारत युद्ध के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी भारत में, उसको लेकर लिखी गई है अंधा युग। ये एक गीति नाट्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, एक गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती ने लिखी है। अगली बार पूछा जा सकता है इसलिए मैं रटवा रही हूँ, धर्मवीर भारती ने लिखी है और गीति नाट्य है। अब देखो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है और ये एक कविता है, संसद से सड़क तक जो है धूमिल ने लिखी है। अब देखो कैसे याद रख सकते हो, जो सड़क होती है उस पर धूल उड़ती रहती है ना, धूल धूमिल इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जो धूल है वो उड़ती रहती है तो धूमिल इस तरीके से याद कर सकते हो। कमायनी तो सबको प्रसाद पता है कि भाई प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद जो है उन्होंने लिखी है और इनका महाकाव्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी यूजीसी नेट में लगी हुई है। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है ये जो है मुक्ति बोध की है और इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। अब मुक्ति बोध है भाई, ये मुक्त हैं इसलिए भाई चांद का मुंह टेढ़ा बना दिया इन्होंने। वैसे तो चांद अपने आप पे गर्व करता है, उसका मुंह तो टेढ़ा नहीं है, पर मुक्ति बोध है, वो मुक्त हैं, फ्री हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं है, तो वो चांद को क्या बोल देते हैं, उसका मुंह टेढ़ा है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ये कविता है, ये एनसीईआरटी बुक में लगी हुई है, ये चीज़ मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कट्टर शब्द में प्रयुक्त टट व्यंजन गुच्छ जो है किस श्रेणी का है। ये जो टट व्यंजन गुच्छ है ये कौन सी श्रेणी में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये द्वित्व जो व्यंजन है उसके अंदर आएगा। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, व्यंजन इसमें दो बार यूज होते हैं। द्वित्व में द्वि से ही समझ लो दो बार, है ना, तो दो बार व्यंजन यूज होते हैं। पहली बार जो व्यंजन है वो क्या होगा, स्वर रहित होगा, स्वर रहित होगा यानी कि आधा होगा, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है आधा टे, ये स्वर रहित है, ये पहला व्यंजन हो गया। अब दूसरा जो व्यंजन है वो पूरा व्यंजन होगा, ठीक है, वो दूसरा जो व्यंजन है वो पूरा का पूरा होगा और स्वर के साथ होगा, स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब है आधा टे। अब इसमें अगर ऐड हो जाता, स्वर ऐड हो जाता तो वो स्वर सहित हो जाता, तो पूरा टे लिखा जाता है ना, तो इसीलिए तो दो बार व्यंजन एज इट इज सेम व्यंजन जो है वो रिपीट होगा, पर पहली बार आधा आएगा, दूसरी बार पूरा आएगा। ये द्वित्व व्यंजन की विशेषता है। जैसे कि पक्का आधा कै पहले आया फिर पूरा के आ गया, और ये जो है स्वर के साथ आया है ना, आ जो स्वर है उसके साथ आया है। इस तरीके से कच्चा, कच्चा में ये च बोल सकते हैं हम, दिल्ली हो गया, रस्सी, खट्टा, इन सब में जो है यही द्वित्व व्यंजन है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का इनमें से कौन सा में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं न को हटाकर ऐसे लिख दूँ, न को हटाना ही है ना ऐसे, ये तो कुछ नहीं बना, नहीं कर सकते। इस तरीके से इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते। पर अत्यंत को हम इस तरीके से लिखते हैं, अत्यंत को हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे बिंदु आएगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिंदु आएगी, इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसमें आपका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असलियत शब्द जो है कहाँ से लिया गया। विदेश जो है शब्द है असलियत। अब देखते हैं भाई, विदेश जो है वही तो असलियत दिखाते हैं बनिया ना। अगला प्रश्न है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है। तो देखो भाई, यहाँ पे ये हम पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रही है कि ये राम जो है किसी से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग यानी कि हे पक्षी, हे मृग, क्या तुमने जो है सीता को देखा है। मृग नैनी, उसके जो नैन है वो मृग के समान हैं। इस तरीके से जो है भावुक होकर पूछ रहे हैं राम। तो ये जो वियोग श्रृंगार रस के बारे में बोल रखा है ना, संयोग
वियोग तो नहीं है क्योंकि बिछड़ी हुई है यहाँ पे सीता, ठीक है, बिछड़न का भाव है यहाँ पे। और दूसरी बात जो है हास्य, कुछ हंसने की बात भी नहीं हो रही है, करुण भी नहीं कह सकते, इसमें कुछ जो शोक संबंधी बात भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे शोक में डूबे हुए हैं या फिर उसमें जो है शोक में या फिर पढ़ने के बाद हमें जो है शोक वाली चीज़ है। तो वियोग श्रृंगार है क्योंकि यहाँ पे जो है राम जो है उस सीता जी के वियोग में है और उसको लेकर पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़े से ही प्रश्न रह गए हैं बस अब। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत, जो आपको ध्यान रखनी है पद्मावत जो है किस भाषा में लिखी गई है? अवधि में लिखी है, केवल अवधि लिखा हुआ मिला है पर ये ठेठ अवधि में लिखी गई है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, कई बार ये चीज़ पूछी जा सकती है। पद्मावत जो है 1540 में लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखनी है। किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत जो है मूवी बनी हुई है जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह है, आपको ध्यान रखना है ना, ये पता है, मतलब वो प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा पर उसे याद रख सकते हो कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी थी, है ना, और इसमें ठेठ अवधि की भाषा है। अब ये एक प्रेम आख्यान काव्य भी है, ये भी ध्यान रखना है, प्रेम आख्यान काव्य है। चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है। कितने खंडों में है? पद्मावत 57 खंडों में है, 57 खंडों में है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1540 में लिखी गई, 57 खंडों में है, चौपाई दोहा छंद दोनों प्रयोग हुए, ठेठ अवधि में प्रेमाख्यान काव्य है और मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर डालते हो। ये पंक्ति किसकी है? देखो पंक्तियां पढ़ के एज इट इज़ हम तो नहीं बता सकते हैं अगर हमने चैप्टर्स को नहीं पढ़ रखा है एनसीईआरटी बुक के, बट हम जो है उससे मतलब पंक्तियां रिपीट हो जाएं तो भलाई भलाई रहेगी हमारी ना। तो ये मिठाई वाली से जो है ये है कि मिठाई वाले में थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, जैसे कि उसमें क्या था कि जो मिठाई है वो धोखाधड़ी से बेची जाती है, इस तरीके से वो फलती फूलती नहीं, इस तरीके से उस पर कमेंट पास कर रखी है। तो ये जो है हम इनके राइटर्स को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। जो मिठाई वाला है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी जो है उन्होंने लिखी है। तो भगवती प्रसाद यानी कि जो भगवती माता है उसका प्रसाद है, मिठाई ही तो चढ़ाएंगे हम, और कुछ थोड़ा ना चढ़ाएंगे ना, इस तरीके से याद कर सकते हो। नादान दोस्त जो है प्रेमचंद ने लिखी है ना, और नादान दोस्त में केशव और जो लड़की है उसका नाम क्या था? केशव और उस लड़की का नाम क्या था? श्यामा, हाँ श्यामा था। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आगे 2023 में पूछा गया है। अब देखो चिड़िया की बच्ची जो है जनेंद्र कुमार ने जो है वो लिखी है, चिड़िया की बच्ची जनेंद्र कुमार ने लिखी। कई बार हम सोचते हैं चिड़िया की बच्ची जो नादान दोस्त में यूज़ हो रखी थी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, चिड़िया की बच्ची अलग से एक है, वो जनेंद्र कुमार ने लिखी है। अकबरी लोटा जो है वो किसने लिखा है? अकबरी लोटा, इस तरीके से ध्यान रखना है। अकबरी लोटा जो था उसमें क्या था, हमें अन्न मिल रहा था, मतलब कि इस तरीके से जादूगरी लोटा नहीं होता है जिसमें हम कुछ डालते हैं और हमें जो है अन्न निकल के आता है, तो अन्नपूर्ण हो गया था, हम उससे आनंद में भर गए थे। तो अन्नपूर्ण जो है वो किससे हो रहा था? अकबरी लोटे से हो रहा था। इस तरीके से हम एक ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक ऐसे नहीं बनानी चाहिए कि हम ऐसे लिखें A फॉर अकबरी लोटा, A फॉर आनंदपूर्ण। अब A फॉर कुछ और आ गया तो फिर कैसे करें? कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, हमें ट्रिक बनानी भी है तो इस तरीके से बनानी है कि हम जो है उसको रिलेट करके हम याद कर सके। अकबरी लोटा जो है उसमें उससे हमें अन्न की पूर्ति होती थी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो आदिकाल का जो अंतिम समय सीमा जो है वो सबने एक जैसी मान ली, सभी इतिहासकार उस पर एक मत हो गए थे, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं हुआ। इतिहासकार कभी एक मत हुए नहीं, होते तो उसकी आलोचना ही नहीं होती है ना। तो यहाँ से साफ तौर पे हमारा बहुत इजली ये वाला हमारा हो रहा है सोल्व। बाकी वाले जो है सही वाले हम देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा, किसको? आदिकाल को कहा है ना। बीजवपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बीजवपन काल। और राहुल सांकृत्यायन जो है सिद्ध सामंत जो काल या फिर युग भी बोल सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जो ये रिठमनिच्रयु जो है स्वयंभू द्वारा रचित है, बिल्कुल है रचित ये। और ये जो है व्यय कुमार च्रयु जो है पुष्पदंत द्वारा रचित है, ये भी ध्यान रखने हमें। पुष्पदंत ने कौन सी करी है और स्वयंभू ने कौन सी करी है। अब लुइप्पा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सिद्ध जो थे, जो हमारे सरप्पा वगैरह थे, उनमें से भी सबसे ऊपर जो है लुइप्पा है, लुइप्पा का स्थान माना गया है सिद्धों में।
आगे चलते हैं। सिंहासन हिले उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। ये जो है ये कौन सा काव्य गुण है इसमें, और ये जो पंक्तियां हैं किससे ली गई है? झांसी की रानी से ली गई है। झांसी की रानी जो है वो किसने लिखी है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ देखो इसमें वीर रस प्रधान है ये पूरी की पूरी आपकी जो ये कविता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो है इसका काव्य गुण क्या है? ये ओज है, जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है वो ओज काव्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है काव्य गुण। अगला प्रश्न है, मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। ये पंक्तियां किस कहानीकार द्वारा? देखो प्रेमचंद की जो कहानी नादान दोस्त से तो हमें नहीं दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है रिपीटेड बोल सकती हूँ, लाख की चूड़ियों को लेकर पूछा गया था लास्ट टाइम कि लाख की चूड़ियाँ जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं। PYQ 2021 में पूछा गया था, तो ये कामता नाथ द्वारा लिखी गई थी। और मैंने बताया था किस तरीके से याद कर सकते हो, है ना, बहुत मैंने मतलब फनी वे में बताया था। लाख की चूड़ियाँ कौन पहनता है? जो पत्नियाँ होती हैं वो पहनती हैं। तो पत्नियों की नाथ जो हैं वो कौन होती हैं? उनके हस्बैंड होती हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। और बस ठीक है। और जो है कामता नाथ जो है इस तरीके से याद कर सकते हो हम। अब यहाँ पर देखो ये जो है हमारी जो ये लाइनें हैं ये किस से रिलेटेड है? ये इसी लाख की चूड़ियों से रिलेटेड है। इसमें जो मणिहार है यानी कि चूड़ी पहनाने वाली है उसका नाम बदुल है, उस चूड़ी पहनाने वाले का नाम। और उसके बारे में बता रखा है कि उसकी अवस्था इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई है क्योंकि आजकल लाख की चूड़ियों की वैल्यू नहीं रही है। आजकल आर्टिफिशियल जो फैक्ट्री में बनने वाली जो चूड़ियाँ वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि इतनी सस्ती हो चुकी है कि अब जो है दुनिया उसको खरीद रही है। और अब जो मणिहार जो होते थे उनका काम किस तरीके से ढलता जा रहा है ये चीज़ बताई हुई है उसमें। तो बदुल जो है वो आपको ध्यान रखना है, मणिहार है, इसका करेक्टर भी पूछा जा सकता है। आगे चलते अगला देखते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल, बिल्कुल एज इट इज जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पूछा गया था। श्रृंगार काल जो है किसने कहा था उसको, वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से पूछ रखी है। ये PYQ आपका जो है 2021 में से एज इट इज़ पूछा गया, चाहे उठाकर देख लो दोबारा से, मैंने वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी। अब देखो ये जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीति काल को श्रृंगार काल का है। मैंने बताया था श्रृंगार जो है आजकल विश्व की पहचान बन चुका है कि हम जो है श्रृंगार करके चलेंगे, सज करके चलेंगे तो ही जो है हमें सब देखेंगे, है ना, तो अपनी पहचान बनेगी। तो विश्वनाथ जो है वो श्रृंगार काल है। अब रामचंद्र शुक्ल, अब रीति काल जो है क्यों रखा गया? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल और ग्रेसन जो है दोनों इस पे एक मत थे, है ना, रीतिकाल ही बोला इन्होंने और रीतिकाल इसका नाम रखा गया। तो रामचंद्र शुक्ल जो है बस एक हम कह सकते हैं जो वीर गाथा काल है उन्होंने वही नाम गलत दिया था और वही नहीं रखा गया था, बल्कि जो रीतिकाल को रीतिकाल भी रख दिया गया है। अब देखो मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा है। इन्होंने बोला अलंकार प्रदान है, इसमें बहुत अलंकार का यूज़ किया गया और बिल्कुल आंख बंद करके अलंकार का प्रयोग किया गया। तो मिश्र बंधु क्या बोलते हैं? अलंकृत काल बोल देते हैं इसको। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब आगे जो छोटी छोटी जो थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैं आपका टाइम लूँगी और इसको जो है मैं यहाँ पे कवर करवा देती हूँ ताकि आपका जो चीज़ें हैं वो छूटे ना। जैसे कि हमारे पास अभी क्या आया था, पद्मावत को लेकर आया था जिसमें 58 खंड थे आई थिंक। तो पृथ्वीराज रासो जो है उसको लेकर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो जो है उसके रचनाकार चंद्रप्रदायी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा में लिखा गया? जो वो था वो तो ठेठ अवधि में लिखा गया था, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो जो है ब्रज भाषा में लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैली महाकाव्य है या फिर विधा जो है महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। 69 सर्ग है इसमें, सर्ग यानी समय, 69 सर्गों की बात की गई है। 2500 पृष्ठ में जाकर पूरी हुई थी, 2500 पृष्ठ में, 2500 पेजेस में पूरी हुई थी। रस जो है वीर रस प्रधान जो है पृथ्वीराज रासो है। छंद जो है इसमें कवित छंद का भी प्रयोग हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, DT प्लस में भी बहुत बारी पूछा गया है। कवित छंद का प्रयोग है, जैसे छप्पा भी बोलते हैं, दोहा जैसे दूहा बोलते हैं, ठीक है, दोहा को दूहा बोलते हैं, इसका भी हुआ है। तोमर है, त्रोटक है, गाहा और आर्या, इन छंदों का प्रयोग है। तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, इन छंदों का प्रयोग है। पृथ्वीराज जो है उसके पिछले भाग को जो है चंद के जो पुत्र जुल्हन जो थे उन्होंने पूरा किया था, ये ध्यान रखना है। अब जो है मैंने जैसे बोला कि कबीर जो है, कबीर बीजक जो है धर्मदास जो कबीर के शिष्य हैं उन्होंने जो है संकलित किया था। अब जो कबीर बीजक है उसमें रमेनी, साकी शब्द, ये 3 चीज़ें हैं, रमेनी, साकी और शब्द हैं, 3 चीज़ें। रमेनी जो है उसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ? दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग हुआ है। साकी जो है उसमें दोहा का प्रयोग हुआ है और शब्द जो है उसमें गे शब्द जो है उसका प्रयोग हुआ है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। रमेनी में दोहा और चौपाई दोनों हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकती हूँ, यूजीसी नेट में अभी रिसेंट में यही चीज़ पूछी गई थी। तो रमेनी में दोहा और चौपाई दोनों चीज़ें जो हैं वो हैं। साखी में केवल दोहा है और शब्द जो है उसमें गे है। अब शब्द को हम कह सकते हैं कि जैसे हम इससे याद कर सकते हैं कि जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, जो ज्ञात्मक है यानी ज्ञात्मकता जो है बढ़ाते हैं। इसका मतलब कह सकती हूँ राइमिंग्स जो होती है ज्ञात्मकता बढ़ाते हैं, तो ये इससे के साथ कर सकते हो। अब देखो साखी जो है वो दोहा है केवल। साखी में जो खड़ी बोली प्रयोग की गई या फिर सुदुखड़ी भी बोल सकते हैं, इस भाषा में लिखा गया। रमेनी जो है वो दोहा और चौपाई है, इसको ब्रज भाषा और कहीं कहीं पर पूर्वी बोली भी यूज़ की गई है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, DSSB का पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है गुरु मिलिया रैदास जी दिन ही ज्ञान गुटकी। ये जो है मीराबाई ने लिखा था और मीराबाई की गुरु जो है ये मीराबाई ने अपने गुरु रैदास को माना है। रैदास जो है मीराबाई के गुरु हैं। अब रैदास की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो बार बार पूछी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, सेपरेट पूछी जा सकती है, मिलाकर भी पूछी जा सकती है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये दोनों जो हैं ये क्या है, रैदास की है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी रैदास की कि भाई मन चंगा है तो कटौती में भी गंगा है, यानी कि जब बिल्कुल कुछ ना चल रहा तो भी खुशी खुश है हम, है ना। अब देखो कबीर की भी ये जो है रिपीट है 2021 में जो है ये आई थी। मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, कबीर की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए, ये भी जो है कबीर की है। ये भी ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल की जो है जैसे कि ये वाली रिपीटेड है, ये वाली रिपीटेड नहीं है, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, पंथ जो है किसकी जैसे जो दादा होते हैं, दादू से दादा याद रखना है आपको। जैसे राजस्थान में दादू बोलते हैं ना, हरियाणा में दादा बोलते हैं। तो जो दादू है यानी दादा हैं, वो अपने पंथ के बारे में बताते रहते हैं कि भाई हमारा पंथ तो ऐसा था, हमारा जो जीवन था उसमें ऐसे रास्ते थे, ऐसा था, है ना। इससे याद कर सकते हैं। अपना मस्तक कटी के वीरा हुआ कबीर, ये जो है कबीर के बारे में ये जो बात की गई है वो दादू दयाल ने ही कही है। अब दादू दयाल भाई दादा थे, वो तो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते थे, तो कबीर के बारे में भी ऐसा बोल दिया उन्होंने। क्या बोला, अपना मस्तक कटी के वीरा हुआ कबीर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो आपका मलुक दास है उसने भाई बहुत, ये जो हमने पढ़ रखी है बहुत बार रिपीट भी कर देते हैं हम, कई बार बोल भी देते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ऐसे दास मलुका है कह गए दाता राम। जो मलुक दास भाई अपने बारे में खुद ही बड़ाई कर रहे हैं। अब देखो लास्ट की दो पंक्तियां तो जोड़कर नहीं देंगे, वो स्टार्टिंग की ही देंगे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये किसने बोला है, मलुक दास ने बोला है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो गुरु नानक की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु बह नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ये जो है गुरु नानक जो है उनके द्वारा बोली गई है, ये ध्यान रखनी है। और इसी के साथ जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरा 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कर लिया है। और हाँ, अगर आपको एक बार ही समझने के बाद भी याद नहीं होती चीज़ें तो आप इसको बार बार देखें। अगर आप 2 से 3 बार भी अगर देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको खुद से नोट्स प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है आपके माइंड में चीज़ें ऑलरेडी रट जाएंगी और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है इसकी जो है आप इसकी जो रिवीजन है वो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि देखो बहुत अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर